नमस्कार साथियों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 25 अप्रैल 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। किस राज्य की सरकार ने ड्राइवरों को ऑनलाइन पास देने के लिए एम कोविड-19 नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये ऐप लॉन्च किया है मिजोरम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मिजोरम राज्य की सरकार के द्वारा जो जरूरी वस्तुओं को लेकर के ट्रक आते हैं मिजोरम राज्य में, उन सभी के लिए यहाँ पर एम कोविड-19 नामक ऐप लॉन्च किया गया है। यानी कि ये ट्रक ड्राइवर राज्य में एंटर करने से पहले इस ऐप के माध्यम से एक पास जनरेट करेंगे, जिसे दिखा करके वे राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मिजोरम राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी है आइजोल में। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं और जोरमतंगा यहाँ के सीएम हैं। किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह यानी कि मिलिट्री सैटेलाइट नूर को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है ईरान देश ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है, इसके द्वारा ये घोषणा की गई कि ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है और इसे पृथ्वी से 425 किलोमीटर ऊंचाई की ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। ईरान देश की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी तेहरान में है, मुद्रा यहाँ की है रियाल और राष्ट्रपति यहाँ के हैं हसन रोहानी। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर है ईरान, ये हमारा प्यारा भारत और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, यहीं पर है आर्मीनिया। उसके अलावा टर्की, इराक और कुवैत के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो कोविड-19 के सैंपल हैं उनकी जांच के लिए इसका निर्माण हैदराबाद में किया गया है। ऑफिशियल नाम इसका है मोबाइल BS3 VRDL लैब। क्या नाम रखा गया है? मोबाइल BSL3 VRDL लैब्स। और इसका निर्माण एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर के डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर एक दिन में 1000 से 2000 जो सैंपल हैं उनकी जांच की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। ये आप देख सकते हैं जो वायरोलॉजी का निर्माण किया गया है। उरी लेवाइन को किस कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो उरी लेवाइन ये बन गए हैं स्वतंत्र निदेशक इन्फोसिस कंपनी के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उरी लेवाइन की बात करें तो इनके द्वारा 2009 में बेज नाम के एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया था, यानी कि इन्होंने स्थापना की थी। बाद में अपने इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने गूगल को बेच दिया था। तो इन्फोसिस कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उरी लेवाइन की 3 वर्षों के लिए नियुक्ति हुई है। इन्फोसिस कंपनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 को। मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके सीईओ है सलील पारेख। और इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है? तो वो है नारायण मूर्ति। और नारायण मूर्ति जी के ही दामाद है ऋषि सुनाक, जो कि वर्तमान में जो ब्रिटेन की सरकार है जिसके पीएम है बोरिस जॉनसन, उनके वित्त मंत्री हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ एक्सचेकर हैं ऋषि सुनाक। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो महंगाई भत्ता होता है, जिसे हम डियरेंस अलाउंस के नाम से जानते हैं, इसमें वृद्धि पर रोक कितने समय के लिए लगा दी है? तो ये रोक लगाई गई है कुल मिलाकर के 12 माह के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसी वर्ष हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका वर्तमान में महंगाई भत्ता है उनके वेतन का 17%, यानी कि अगर 100 रुपये वेतन है तो उसमें अतिरिक्त 17 रुपये मिलता था महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार ने ये घोषणा की कि हम इनके जो महंगाई भत्ते हैं उसको 4% बढ़ाएंगे, यानी कि 17 से 21 किया गया था। लेकिन अब कोविड-19 के कारण अगले 1 वर्ष तक इनके महंगाई भत्ते में किसी प्रकार की कोई वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो महंगाई भत्ता होता है इसे सरकार के द्वारा 2 बार वर्ष में रिवाइज किया जाता है, यानी कि एक होता है जनवरी में और दूसरी बार होता है जुलाई में। किस राज्य की सरकार ने 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया है? तो ये जो खोंगजोम दिवस है ये मनाया गया है मणिपुर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब खोंगजोम है क्या? तो 1991 में अंग्रेजों के बीच में और जो उस समय मणिपुर का साम्राज्य था उनके बीच में एक युद्ध हुआ था,
जिसका नाम है एंग्लो मणिपुरी युद्ध। तो इस युद्ध में विजय हुई थी अंग्रेजों की और बहुत सारे मणिपुर साम्राज्य के लोग शहीद हुए थे। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक बनाया गया है उन्हीं की याद में। ये आप देख सकते हैं स्मारक है। तो यहीं पर प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है और ये खोंगजोम जो जगह है यह राजधानी इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर थौबर जिले में स्थित है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, बात हो रही है नेशनल पंचायती राज डे की, ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है 24 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 24 अप्रैल को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को पूरे भारत में लागू किया गया था। वैसे पंचायती राज को पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था, तो बाद में जब हमारे यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन होता है उसके बाद में इसे संविधान में अस्थायी रूप से शामिल किया जाता है। तो संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम है पार्ट 9 और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ को इसमें शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी कब? 1959 में। अप्रैल 2020 में किसके द्वारा ई ग्राम स्वराज व स्वामित्व योजना लॉन्च की गई? तो ये जो ई ग्राम स्वराज है और स्वामित्व योजना है इसे लॉन्च किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब इन दोनों योजनाओं के बारे में भी आइए जान लेते हैं। ये जो ई ग्राम स्वराज है यह एक प्रकार से पोर्टल होगा और इस पोर्टल के माध्यम से जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनके सभी लेखा जोखा डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे। क्या काम हो रहा है, किसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है, किस प्रकार से धन का खर्च हुआ है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है इसके ऊपर उपलब्ध होगा। और दूसरा है स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो भी गांव हैं उन गांव में सभी की संपत्ति की ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जाएगी। तो ये दो योजनाएं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। अप्रैल 2020 में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। WHO के द्वारा 2012 में इसकी घोषणा की गई थी और पहली बार यह दिवस 2012 में ही मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है यानी कि 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक। तो टीके से जिन बीमारियों का इलाज हो सकता है उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो टीकाकरण की दर है यानी कि वैक्सीनेशन की दर है इसको बढ़ाने के लिए यह जो सप्ताह है वह प्रति वर्ष 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शिक्षा को जारी रखने के लिए संपर्क दीदी नामक ऐप बनाया है? तो ये जो संपर्क दीदी नामक ऐप है ये बनाया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा जो छात्र लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उन छात्रों को सीखने और उन्हें पढ़ाने के लिए एनिमेटेड व्याख्यान की व्यवस्था की है, जिसके लिए संपर्क दीदी नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसका नाम है संपर्क बैठक। क्या नाम है? संपर्क बैठक नाम का एक प्लेटफॉर्म है। तो छात्र यहाँ से जाकर के मुफ्त में सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में अपने क्लास के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी तो वैसे है देहरादून में, लेकिन इसकी एक नई राजधानी की घोषणा हुई है जिसका नाम है गैरसैंण। और उत्तराखंड राज्य में ही भारत का जो पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बन रहा है वह भी बन रहा है उत्तराखंड में। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने $1.3 बिलियन का ऋण दिया? किसे? पाकिस्तान को। तो ये ऋण दिया है किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये ऋण दिया है पाकिस्तान को। तो ये आपको ध्यान रखना, ये मिसिंग है प्रश्न में, ये आपको PDF में मिल जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यहाँ पर ऋण दिया है। विश्व बैंक के द्वारा जो पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही खराब पहले से थी, कोविड-19 के कारण और ख़राब हुई है, तो उससे उबरने के लिए $1 बिलियन का ऋण दिया है। और एशियाई विकास बैंक ने $1.5 बिलियन का ऋण दिया है पाकिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसकी MD है बल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसकी मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ जो कि हैं भारत की। साथ ही साथ
आईएमएफ के द्वारा जो भारत की विकास दर है 2020-21 के लिए वह 1.9% निर्धारित की गई है। आईएमएफ ने ही कहा है कि भारत देश की जो ग्रोथ रेट है वित्तीय वर्ष भारत की नहीं पूरे एशिया की 2020 में वह रहेगी 0%। और आईएमएफ का जो बाहरी सलाहकार ग्रुप है उसमें आरबीआई के 23वें गवर्नर रघुराम राजन जी को भी शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आभासी कोर्ट से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मामले हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। तो इसके लिए जो भी राज्य का उच्च न्यायालय है उसके अलावा जिला न्यायालय है वहाँ पर एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है। और इस पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश पूल परीक्षण शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य बना है जहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोगों का टेस्ट किया गया। अन्नपूर्णा और सप्लाई पोर्टल नाम के 2 प्लेटफॉर्म भी यहाँ की सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए लोगों को भोजन प्रोवाइड करने के लिए। और जो गूगल मैप्स है उसके साथ में अपने सामुदायिक किचन को लिंक करने वाला भी पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टीम 11 का भी गठन किया गया। CSIR की किस लैब द्वारा कोरोना वायरस परीक्षण के लिए कम लागत के फेलुदा नामक एक किट का विकास किया गया? तो ये जो फेलुदा नामक किट है इसका निर्माण किया गया है CSIR IGIB के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। IGIB का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जो कि आपको मिलेगा दिल्ली में। तो इन्होंने एक किट का विकास किया है जिससे आप आसानी के साथ में कोविड-19 का परीक्षण कर सकते हैं। और नाम इसका फेलुदा क्यों रखा है? क्योंकि सत्यजीत रे की जो कहानियां हैं उनमें एक डिटेक्टिव पात्र है जिसका नाम है फेलुदा। तो उसी के नाम पर इस टेस्ट किट का नाम भी रखा गया है फेलुदा। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की जो पहली टेस्ट किट बनाई गई उसे बनाया पुणे के माई लैब ने। किसने बनाया है? पुणे की माई लैब ने। और भारत की जो पहली होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाई गई है उसे बनाया है बायोन कंपनी ने। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। CSIR की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1942 को हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं शेखर सी मंडे। और ये आता है हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट इसके होते हैं प्रधानमंत्री। किस देश ने पायलट बेसिस पर देश के 4 शहरों में डिजिटल मुद्रा आंतरिक शॉर्ट हैंड DCEP या फिर डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का परीक्षण शुरू किया? तो इसका परीक्षण शुरू किया है चीन देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चीन का जो केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसने अभी HDFC ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी को 1.01% बढ़ा दिया है। तो इसी के द्वारा 4 शहरों में शेनज़ेन, सुजो, चेंगदू और जियांग में इसकी टेस्टिंग शुरू की गई है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो पहली हमारे दुनिया में डिजिटल करेंसी थी उसका नाम था बिटकॉइन। 2009 में ये लॉन्च हुई थी और इससे डेवलप किया गया था सतोशी नाकामोटो ने। फेसबुक के द्वारा भी लिब्रा नाम से एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च किए जाने की योजना है। वर्ल्ड गेम्स 2022 के लिए नए लोगों का अनावरण किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा USA के बर्मिंघम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ल्ड गेम्स हैं इनका आयोजन वैसे किया जाना था 2021 में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे अब टाल दिया गया है। तो अब इसका आयोजन होगा 2022 में। ये आप देख सकते हैं इसका नया लोगो है और अब इसका नाम रख दिया गया है द वर्ल्ड गेम्स 2022, यानी कि द को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो 7 से 17 जुलाई 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा 2025 में जो वर्ल्ड गेम होंगे इनका आयोजन चीन के चेंगदू में किया जाएगा। एक जरूरी चीज़, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बर्मिंघम जो है ये आपको इंग्लैंड में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा बर्मिंघम आपको इंग्लैंड में भी मिलेगा और बर्मिंघम आपको USA में भी मिलेगा। 2022 में जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनका आयोजन बर्मिंघम में किया जाएगा, लेकिन ये बर्मिंघम है इंग्लैंड में। और ये जो वर्ल्ड गेम्स इनका आयोजन भी बर्मिंघम में किया जाएगा, लेकिन ये बर्मिंघम आपको मिलेगा USA में। तो दोनों में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। उषा गांगुली का
75 वर्ष की आयु में निधन हुआ वह प्रसिद्ध कौन थी? तो ये प्रसिद्ध एक थिएटर कलाकार थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अब इनका निधन 75 वर्ष की आयु में हो गया है और बंगाल में जो हिंदी रंगमंच है उसके एक नए रूप की शुरुआत उषा गांगुली के द्वारा बंगाल में की गई थी। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए कल का प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा एडम हिगन बॉटम को। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। पुस्तक का नाम है मिडनाइट इन चेर्नोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पुस्तक का नाम भी। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन संघ ने अपने आई एम बैडमिंटन अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।